नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से हारी हुई सीटों के लिए बीजेपी ने प्रभारी बना दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा गया है और हारी 14 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी। इन सीटों पर संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। 3-3 सीटों के लिए क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल 2 मार्च को इस पर मंथन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले फोकस उन सीटों पर जहां पर बीजेपी को हार प्राप्त हुई थी और हारी हुई सीटों के लिए बीजेपी ने प्रभारी भी बना लिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य तो रखा गया है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि हारी हुई 14 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है बीजेपी। 3-3 क्लस्टर बना करके प्रभारियों को नियुक्ति दी जाएगी और इन सभी सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी। 3-3 सीटों के लिए क्लस्टर बना करके प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल 2 मार्च को इस पर मंथन करेंगे। उनका क्या कहना है इस कदम पर 2024 को देखते हुए, क्या वो निर्णय लेते हैं, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। मनीष मिश्रा, बहुत महत्वपूर्ण है कि हारी हुई सीटों को बीजेपी अभी से काम करना उन पर शुरू करे ताकि वो सीटें भी बीजेपी के पाले में आ जाए। ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू हो गई है, क्लस्टर बनाने स्टार्ट हो गए हैं और प्रभारी नियुक्त होने भी शुरू हो गए हैं, जिस पर मंथन भी करेंगे बीएल संतोष। जी हाँ, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि एक बार फिर से जो कमान है वो कहीं ना कहीं सुनील बंसल के हाथ में आती नजर आ रही है। और सबसे अहम चीज़ 80 में 80 का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है। जो 14 सीटें थी जिसे भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी, अब उसके बाद इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि उन 14 सीटों पर कैसे रणनीति बनाई जाए और कैसे उसको जीतने का लक्ष्य रखा जाए। इसके लिए राष्ट्रीय जो संगठन है उसने एक बार फिर से जिम्मेदारी, जो बहुत अहम जिम्मेदारी मानी जा रही है, वो सुनील बंसल दी गई है, जो पहले यहाँ पे संगठन महामंत्री थे, अब राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दूं कि संयोजक और सही संयोजक बनाए गए हैं अमरपाल मौर्य और साथ साथ कलावती सिंह और शिवहरे, विजय शिवहरे, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जो 14 सीटें हैं इसके लिए आपको संयोजक और सह संयोजक बनाया गया है। साथ ही साथ इनको 3 क्लस्टर्स में भी बांटा गया है। 3 क्लस्टर्स में बांटने के बाद भी जो विजय शिवहरे हैं, मुकुट बिहारी वर्मा हैं और कलावती सिंह है और जसवंत सैनी, इनको जिम्मेदारी दी गई उन क्लस्टर के में किस तरीके से प्रभार क्षेत्र में जाके और वहाँ की जो पूरी रिपोर्ट है वो एक साथ देंगे। आपको बता दूं आगामी 2 मार्च को सुनील बंसल लखनऊ के प्रवास पे रहेंगे और प्रदेश मुख्यालय पे जो पूरी टीम है, जो पदाधिकारी है, उनके साथ बैठक करेंगे और जो प्रभारी उनके साथ भी बैठक करेंगे। उसके पहले माना जा रहा है कि 28 और 1 तारीख तक इन 2 दिनों में जो प्रभारी और संयोजक और जो संयोजक है ये वहाँ की पूरी रिपोर्ट लेंगे और वहाँ के जो कार्यक्षेत्र है, वहाँ की जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है, वहाँ के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के अध्यक्ष हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, उनकी जो जिम्मेदारी तय की गई थी, वहाँ पे कितना काम किया गया, कितने प्रभावशाली ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम किया पिछले 5 सालों में, इसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट लेके सुनील बंसल को दी जाएगी। और माना जा रहा है उसके बाद आगे वाले समय में, आगे वाले महीनों में जिस तरीके से वहाँ पे दौरे होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हों, चाहे अमित शाह के हों, उन दौरों को लेके आगे जो संगोष्ठी होंगी, किस तरीके से अभियान चलाए जाएंगे, इसको लेके विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है वो उत्तर प्रदेश पे है, क्योंकि सबसे बड़ा राज आता है। 80 सीटें लोकसभा सीटें यहाँ पे आती हैं और अब की बार खुद जिस तरीके से 2022 के चुनाव में जीत मिली थी, उसके बाद हमने देखा था उपचुनाव में जिस तरह से जीत मिली थी, उसको कहीं ना कहीं भुनाने का काम करने पर लगी है भारतीय जनता पार्टी। और उनका मिशन 80 में से 80 का है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 14 सीटें हारी थी उनको कैसे जीता जाए। इसी को लेकर पहले से ही यहाँ पे 4 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था, जिसमें अश्विनी वैष्णव हैं, जितेंद्र सिंह हैं और जितेंद्र सिंह भी थे, अश्विनी वैष्णव थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे और अन्नपूर्णा देवी, इनको पहले यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किया गया था। तो किस तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा था 2023 की शुरुआत होती है, दूसरे दिन बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो यहाँ पे आते हैं और अपने दौरे के दौरान अपना पूरा काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जान फूकने की कोशिश की जाती है, मिशन 2024 की तैयारी होती है,
वो साफ तौर पे दिख जाती है। और 2 मार्च को जब राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं पकड़ उनको बहुत ज़्यादा पकड़ है। और जिस तरीके से 2014 से जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लगातार 2022 तक उन्होंने संगठन महामंत्री का काम किया था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत का श्रेय भी उनके कंधों पे जाता था। तो पूरी रणनीति बनाने के एक बार फिर से प्रभारी बनाए गए हैं सुनील बंसल, और 2 तारीख को वो लखनऊ के प्रवास पर रहेंगे और तमाम पदाधिकारी और जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक करके आगामी आने वाले दिनों में किस तरीके से आयोजन हो और किस तरीके से रूपरेखा बना जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और 2 तारीख को जब बैठक होगी तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो सीधे तौर पर रणनीति तैयार है कि 3-3 क्लस्टर बनाए जाएंगे और उसके बाद बीजेपी एक-एक क्लस्टर पर आगे कार्य करेगी। आगे बढ़ रहे प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चित उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उमेश पाल के अपहरण केस में आज सुनवाई होगी। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह थे उमेश पाल। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, उमेश पाल के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। और आपको बताते चले कि विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह थे उमेश पाल। दोपहर 2 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गीला और सूखा कूड़ा अलग ना देने पर जुर्माना लगेगा। 4 मार्च से शुरू होगा डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण। नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए पहले किया गया था जागरूक और अलग अलग श्रेणियों में 50 से 2000 तक का जुर्माना बताया गया है। 4 मार्च से 31 मार्च तक अभियान चलेगा। तीसरा चरण अभियान के तहत प्रार्थना, सहमत और चालान का पड़ाव चलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग ना देने पर जुर्माना लगेगा। और ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है इस धरती को बचाने की, कूड़े के निस्तारण की एक अच्छी पहल, जिसमें प्रति व्यक्ति को सहयोग करना होगा। और जब प्रति व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो मजबूरन जुर्माना लगाना पड़ता है। 4 मार्च से शुरू होगा डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण। प्रार्थना, सहमत और चालान का तीसरा पड़ाव। नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए पहले जागरूक भी किया गया था लोगों को, लेकिन बहुत से लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं और उनके लिए जुर्माने का प्रभाव रखा गया है। संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। संदीप मिश्रा, ये एक सराहनीय पहल है क्योंकि लोग खुद से गीला और सूखा कूड़ा अलग करके नहीं देते, जिसकी वजह से कूड़े का निस्तारण सही से नहीं होता है। और लोग तभी मानते हैं जब उनके ऊपर किसी प्रकार का जुर्माना इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तब जाकर के व्यवस्थाओं को फॉलो किया जाता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें, नगर निगम, लखनऊ नगर निगम डोर टू डोर अभियान चला रहा था और काफी समय से ये अभियान जो है लगातार चल भी रहा। लेकिन जिस एजेंसी को काम दिया गया था, शायद उस एजेंसी को पूरी तरीके से अपने हिसाब से काम नहीं कर रही थी। इस वजह से अब नगर निगम ने दूसरी एजेंसी को हायर किया है। उसको लेकर के अब एक अभियान, यानी कि तीसरा चरण जो होगा वो अभियान चलाया जाएगा, जो कि 4 मार्च से 31 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ लोगों से अपील की जाएगी कि आप जो है गीला कूड़ा अलग रखें और सूखा कूड़ा जो है वो अलग रखें। दोनों को अलग अलग बॉक्सों में डालने का जो प्रावधान था, उसी प्रावधान पे काम करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं इस अभियान के बाद तो उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। वो जुर्माने की जो 50 रुपए से लेकर के अलग अलग श्रेणी में जो है इनका जुर्माने का जो रखा गया है वो रखा गया है। तो और इसके साथ ही साथ कई पड़ाव होंगे, उन पड़ावों को लेकर के सहमति होगी, उसके बाद चालान जो है वो किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो कूड़े उठाने का जो प्रबंध किया गया है डोर टू डोर कलेक्शन का, उस कलेक्शन के अंतर्गत अगर सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करके अगर गाड़ी को नहीं देंगे, कूड़े की गाड़ी को, तो निश्चित तौर पर उस पर जुर्माना लगाने के लिए नगर निगम जो है वो तैयार हो जाएगा। जी ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
शारीरिक शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। जब तक शरीर शक्तिशाली स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र के लिए आवश्यक है हमारी युवा वर्ग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और बलिष्ठ हो। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर आगरा के ईशान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैनेजिंग ट्रस्टी मंजरी अग्रवाल ने कॉलेज में चंद्रशेखर आजाद ओपन जिम का उद्घाटन किया और उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा लें और अपने आप को केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाएं। संस्था के निदेशक डॉक्टर पंकज शर्मा ने कहा कि ओपन जिम में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त व्यायाम की मशीनें हैं जो छात्र छात्राओं को स्वस्थ रखने में सहायता करेगी। संस्था के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर अजीत चौहान ने बताया कि ये जिम की सुविधा सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के लिए निःशुल्क है। खबर का आगरा के एफएच हॉस्पिटल में बाल रोग विभाग के चिकित्सकों ने 11 साल की किशोरी का सफल इलाज कर उसे नया जीवन दिया है। किशोरी गंभीर रूप से पीड़ित थी और टुंडला ब्लॉक के गांव डीओ खेड़ा के रहने वाले मनोज कुमार की बेटी अनन्या को दौरे आ रहे थे। परिजन उसे इलाज के लिए आगरा निजी डॉक्टर के पास ले गए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद अनन्या को एफएच हॉस्पिटल लाया गया जहां बाल रोग विभाग की एचओडी डॉक्टर सोनिया की निगरानी में इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से करीब 1 महीने के सफल इलाज के बाद अनन्या स्वस्थ होकर के अपने परिजनों के साथ घर पहुंची और बच्ची के परिजनों ने अस्पताल का आभार जताया है। लखनऊ में विराज वेंचर्स रीजनल ऑफिस का उद्घाटन हुआ। ऑफिस का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने किया। आपको बता दें कि विराज वेंचर्स देश के 12 शहरों के साथ 3 देशों में भी काम करती है और वहीं सीएमडी अंकित प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज यूपी में बिजनेस करना भयमुक्त हो चुका है। मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। हम लोग भारत के 12 शहरों के साथ साथ 3 देशों में भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने कंपनीज़ को लेकर आए, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग एक पार्ट है, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक पार्ट है। और यूपी में जो इन्वेस्टर समिट हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को कि हम लोग यहाँ पर आएँ और इन्वेस्टमेंट्स करें। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 1000 से ऊपर लोगों को लखनऊ के अंदर रोजगार दें और वो इसी फाइनेंशियल ईयर में करें। और हमें लगता है कि लखनऊ में काफ़ी पोटेंशियल है और लखनऊ के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के सभी और शहरों में भी साथ साथ जा रहे हैं, जैसे कि कमिश्नरियाँ हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गोरखपुर हो। तो उस तरीके से हमारा आगे बढ़ने का विचार है। ये मुझे लगता है कि पिछली सरकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए आज उत्तर प्रदेश में काम करना भयमुक्त हो चुका है और इतनी अपॉर्चुनिटी साथ में वो दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम कर रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है अब ऐसा कोई नहीं है कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो सकता, बल्कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आज काम या जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ब्रजेश पाठक जी के द्वारा जो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सके, हमारी कंपनी में लेके मार्केटिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी सारी हम जॉब क्रिएट करेंगे यहाँ और होप है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री साहब के सपनों को पूरी उड़ान और ईमानदारी के साथ आगे पूरा करेंगे। अब काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन्हीं की ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टरों के लिए और जो एक अच्छा माहौल बनाने के लिए कि अच्छी जगह और अच्छे लोग जुड़ें, उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। और लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे, कोहरे के कारण 70 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कल से होगी बहाल। दिसंबर से निरस्त 70 ट्रेनें कल से हो जाएंगी बहाल। दिल्ली, पंजाब और कोलकाता के रूट के ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया था। एसी डबल डेकर एक्सप्रेस का संचालन 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कोहरे के कारण रद्द 70 ट्रेनें कल से होंगी बहाल। दिसंबर से निरस्त 70 ट्रेनें कल से हो जाएंगी बहाल। दिल्ली, पंजाब और कोलकाता के रूट की ट्रेनों को संचालित किया जाएगा दोबारा से। एसी डबल डेकर एक्सप्रेस का संचालन 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। कोहरे के कारण रद्द 70 ट्रेनें कल से होंगी बहाल। दिसंबर से निरस्त 70 ट्रेनें कल से हो जाएंगी बहाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
दिल्ली, पंजाब और कोलकाता के रूट की ट्रेनों का संचालन हुआ था निरस्त। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अश्विनी, कल से 70 ट्रेनों को बहाल कर दिया जाएगा एक बार फिर से, तो यात्रियों की जो मुश्किलें बढ़ गई थी वो अब कम हो जाएंगी। बिल्कुल बात करें अगर तो कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द की थी। लमसम 17 ट्रेनें रद्द हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हुई थी और त्योहार आ गया था, होली का त्योहार था। ऐसे में जो बसें होती हैं या फिर ट्रेनें होती हैं, परिवहन के साधन होते हैं, उनको सरकार बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसे में जो 17 ट्रेनें रद्द चल रही थी, मौसम भी अब ठीक हो चुका, उनको फिर से बहाल किया जाएगा। और ये जो ज्यादा ट्रेनें थी वो दिल्ली और साथ ही साथ कोलकाता और इसके अलावा पंजाब रूट की थी। तो ऐसे में इन रूटों की ट्रेनें जब शुरू होंगी तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि त्योहार का समय मात्र 7 दिन बचे हुए होली के। तो ऐसे में लोगों का आना शुरू हो गया, अपने घरों के ओर चलना शुरू हो गया है। और ठीक उससे पहले बड़ा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो डबल डेकर हैं, इसके अलावा इंटरसिटी ट्रेनें हैं, वो भी बहाल कर दी गई हैं। निश्चित तौर पर इससे काफी राहत मिलने वाली है यात्रियों को। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मथुरा की प्रसिद्ध होली को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उनके साथ जिला प्रशासन की तैयारियों में भी जुट गया है। आपको बता दें कि रंग भरी एकादशी पर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ होती है और इसी क्रम में प्रशासन ने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वृंदावन को 10 सेक्टर और 3 सुपर जोन में बांट दिया है, ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। और वहीं होली पर सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि होली पर यहाँ एक तो बिहारी जी बांके बिहारी मंदिर है, उसमें फूलों की होली मनाई जाती है। और मुख्यतः 3 तारीख को रंगभरनी एकादशी पर लोग होली खेलते हुए एकादशी पर परिक्रमा करते हैं, जिसमें असंख्य श्रद्धालु आते हैं। उसी को देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है। उस बंदोबस्त में, इस पूरे व्यवस्था में हमारे जिला स्तर से 3 एडिशनल एसपी जोन लेवल के और 6 डिप्टी एसपी रैंक के सेक्टर लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। अगर देखा जाए पूरी ओवरऑल लगभग 800 के संख्या में पुलिस बल लगा है, जिसमें लगभग 3 कंपनी पीएसी और 700 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल। तो रंग भरी एकादशी आने वाली है, श्रद्धालुओं की भीड़ अगर होगी तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इस भीड़ को संभालना। गोंडा से अगली खबर आपको बता दें, आर्यनगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी की मौत हो गई है। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से मौत हुई है। लखनऊ ले जाते समय संविदा बिजली कर्मी ने दम तोड़ दिया। जेई पर बिना सेफ्टी उपकरण काम कराने का आरोप लगा है। खरगोपुर थाने में जेई के खिलाफ तहरीर दर्ज की गई है। आर्यनगर में कुशल श्रमिक था राकेश कुमार मौर्य। लाइन पर काम करते हुए हुआ हादसा। संविदा कर्मी की मौत से बिजली कर्मियों में आक्रोश है। कर्नलगंज डिवीजन के आर्यनगर का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जेई पर बिना सेफ्टी उपकरण कार्य करवाने के आरोप लगे हैं। खरगोपुर थाने में जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आर्यनगर में कुशल श्रमिक था राकेश कुमार। इस पूरे मामले में जेई फंसा हुआ नजर आ रहा है। कल लाइन पर काम करते समय हादसा हुआ एक कुशल श्रमिक के साथ और सिर पर खंभा गिरने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। संविदा कर्मी की मौत से बिजली कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्नलगंज डिवीजन के आर्यनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से बड़ी खबर, आर्यनगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी की मौत। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से हुई मौत। और बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ ले जाते समय संविदा बिजली कर्मी ने तोड़ा दम। जेई पर बिना सेफ्टी उपकरण काम कराने का आरोप लगा है। खरगोपुर थाने में जेई के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई गई है। कादिर अंसारी भरे हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। कादिर अंसारी, एक बार बताएं पूरी खबर विस्तार से। देखिए, जिस तरीके से विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, आर नगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी जो है मौत हो गई है। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से ये मौत हुई है। लखनऊ ले जाते समय संविदा बिजली कर्मी ने जो है दम तोड़ा है। जेई पर बिना सेफ्टी उपकरण
काम कराने का भी आरोप लगा है और खड़गपुर थाने में जेई के खिलाफ तहरीर भी पड़ी है। आर नगर में कुशल श्रमिक राकेश कुमार मौर्य कल शाम लाइन पर काम करते समय हुआ था हादसा और जिस तरीके से लगातार विद्युत विभाग की लापरवाहियां देखने को मिलती है, तो देखना होगा जिस तरीके से ये मौत हुई है इसके बाद में अब क्या कार्रवाई होती। ठीक है कादिर अंसारी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। खड़गपुर थाने में जेई के खिलाफ तहरीर कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस कैसे छानबीन करती है, जेई का इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्या जेई की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान का फोटो वायरल हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आरोपी दिखाई दिया सदाकत खान का फोटो वायरल हो रहा है और हाईकोर्ट के वकील सदाकत खान का फोटो देखा जा सकता है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी सदाकत खान के साथ फोटो वायरल होती है अखिलेश यादव की और कई सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की अव्यवस्था देखी जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस ने होटल और मैरिज हॉल में डीजे बंद करो अभियान चलाया है। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई में डीजे की आवाज परेशानी डाल रही थी और वहीं एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने टीम के साथ देर रात शहर के तमाम होटल और मैरिज हॉल में चेकिंग कर बंद डीजे कराया। साथ ही होटल और मैरिज होम संचालकों को भी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से डीजे बजाने की हिदायत दी है। ये पूरा मामला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।